तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर यानी कि इस ईयर 2025 में क्लास 10th का स्वास्थ्य देखभाल, जिसे हम हेल्थ केयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो आज हम क्लास 10th के इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। पहले मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने आपके लिए सोल्यूशन कर लिया है। तो आप देख सकते हो RBC 2025 क्लास 10th हेल्थ केयर कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों इससे पहले मैंने 2024 और 2023 और 2022 और 21 और 2024 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के भी सोल्यूशन मैंने करवाए हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पलक क्लासेस पे जाके आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, फिर प्लेलिस्ट पे सेशन पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको अपनी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ढूंढना है। ठीक है मेरे बच्चों, वहाँ पे आपको सभी एक साथ मिल जाएंगी। तो पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पहले बच्चों, सभी बच्चे इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, संचार शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? संचार कह लो, कहीं कहीं संप्रेषण लिखा आता है, तो ये एक ही बात है बच्चा। तो संचार शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन है पहले कम्युनिकेयर, फिर है सोशल केयर, फिर है कम्युनिटी, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों संचार जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका है वर्ड कम्युनिकेयर। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं आगे। अगर एक व्यक्ति ऑफिस से छुट्टी लेना चाहता है तो संचार की कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो ये प्रश्न बच्चों हर बार रिपीट होते हैं बच्चों। ये प्रश्न इस बार तो नहीं होगा रिपीट, ठीक है, पर इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखो, इसमें आपके सामने ऑप्शन है पोस्टर, समाचार पत्रिका, ईमेल और ब्लॉग। बच्चों जब आप पास आउट होगे, क्लास में बाद में रहोगे, फिर आप कहीं जॉब करोगे, तो आप जब भी छुट्टी के लिए आवेदन करोगे तो ऑफिस में एक कोड ऑफ कंडक्ट काम करता है, जिसमें आप एक उनकी औपचारिकता होती है। जब भी आपको कोई छुट्टी लेनी होती, कभी आपको अवकाश लेना होता है, कभी भी आपको पर्सनल लीव, CL जो भी आपको लेना होता है, तो आप अपने सीनियर्स को क्या करते हो, ईमेल करते हो। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं आगे। ये वैसे ही है जब आप अपने क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, वैसे ही आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालते हो अपने सीनियर्स को। ठीक है मेरे बच्चा, फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। पारस्परिक संचार कितने व्यक्तियों के बीच होता है? तो पारस्परिक संचार 1, 2, 3 या 4। तो बच्चों पारस्परिक जो संचार होता है आपके 2 व्यक्तियों के बीच होता है। संचार हमेशा एक से ज़्यादा के व्यक्तियों के बीच होगा। ठीक है बच्चा, एक अकेला आदमी बैठ के कुछ भी बोलता रहे तो संचार थोड़ी ना होता है। संचार का मतलब होता है अपनी भावनाएं को शेयर करना, अपनी बात समझाना, किसी कुछ कहना, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना, ये सारे संचार की श्रेणी में आते हैं मेरे बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इनमें से कौन सा संचार का हिस्सा है? सुनना, लिखना, पढ़ना, ये तीनों बच्चा संचार का हिस्सा है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, तनाव एक प्रक्रिया है, क्या है? भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक या उपरोक्त सभी? बच्चों एक तनाव आपकी जो प्रक्रिया है वो होती है हमेशा मानसिक। तो मानसिक से आप क्या तनाव, स्ट्रेस होते हो। जैसे अभी आपको एग्ज़ाम चल रहे हैं, कौन से? हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये आपके 20 नवंबर को बना रहा हूँ, 20 नवंबर 2025 को। तो इस वक्त आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस है कि पेपर में आपको जल्दी हो गई और आपकी तैयारी इतनी है नहीं। तो ये मानसिक में आता है। सबसे प्रभावी तनाव रहित राहत तकनीक कौन सी है? समय का प्रबंधन, स्वस्थ आहार, सकारात्मकता या अच्छी नींद? तो मेरे बच्चों समय का अगर आप प्रबंधन करोगे, मैंने ये बोला था ना समय से पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमेशा दिसंबर मिड में होते थे पर अब नवंबर मिड में हो रहे हैं, तो 1 महीना पहले होता है। अगर आपने समय प्रबंधन नहीं किया होता तो आप तनाव में रहेंगे, और इससे अगर समय प्रबंधन कर लेते हो तो आप तनाव रहित होंगे। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा दवा देने का माध्यम है? मुंह द्वारा, त्वचा द्वारा, शीरा द्वारा, उपरोक्त सभी? बच्चों ये तीनों ही माध्यम आपने से हम दवा ले सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं अपने 8 पे। इनमें से कौन सा कैप्सूल का एक प्रकार है? प्रश्न ये ऑप्शन है कठोर आवरण वाला, मुलायम आवरण वाला या अ और ब दोनों, यानी कि ऊपर वाले 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों कठोर आवरण वाला भी होता है, एक मुलायम आवरण वाला भी आपके दवा कैप्सूल का प्रकार हो सकता है। प्रश्न नंबर 9, वृद्धावस्था में हड्डियों में कमी हो जाती है, क्या कमी हो जाती है? कैल्शियम की, विटामिन डी की,
पानी की, या द में अ और ब दोनों। तो बच्चों इसमें आएगा आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, तो आंसर होगा द अ और ब दोनों। प्रश्न नंबर आते हैं अब 10 पे। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम जैसे यूआईपी जो मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1985, 1986, 1989, 1990। तो बच्चों ये आरंभ हुआ था आपके 1985 में, यानी कि 1985 में। प्रश्न नंबर 11, ओरल पोलियो की दवा किस माध्यम से जाती है? शीरा द्वारा, मुंह द्वारा, त्वचा द्वारा, नाक द्वारा। तो बच्चों आप सभी को पता है इसका आंसर कि ओरल जो मुंह द्वारा हम पोलियो की खुराक लेते हैं। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 12 पर। प्रतीक्षा प्रणाली सुरक्षा देती है? वायरस देती है, बैक्टीरिया देती है, फंगस या उपरोक्त सभी? तो बच्चों ये आपके देती है उपरोक्त सभी देती है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये प्रतिरक्षा प्रणाली है। प्रश्न नंबर 13, त्वचा को साफ करने के लिए अनिवार्य है साबुन, पानी या दोनों अनिवार्य है या उपरोक्त नुस्खे? त्वचा को साफ करने के लिए बेटा हम दोनों को ये अनिवार्य हैं, तो ये दोनों इसका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा स। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं आप। जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसके दौरान उत्पन्न होते हैं? निदान द्वारा, उपचार द्वारा, टीकाकरण द्वारा या उपरोक्त सभी? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसके दौरान उत्पन्न होते हैं? तो ये तीनों ही होते हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, घरेलू कचरे के किस घरेलू कचरा यानी कि आपका जो घर का कचरा होता है वो किस रंग के बैग का उपयोग करते हैं? वो किस रंग के बैग में आप वो कचरा डालते हो, उसका रंग कैसा होना चाहिए? आपका काला होना चाहिए, पीला होना चाहिए, नीला होना चाहिए या लाल होना चाहिए? तो बच्चों आपको जो ब्लैक पॉलीथीन होती है तो उसमें हम घरेलू कचरा डालते हैं। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। WHO का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है वर्क हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है W का मतलब वर्ल्ड और H का मतलब हेल्थ और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी मत बोलना WHO। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। डैश के वह साधन है जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है? तो वो कौन सा साधन होता है? उसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में चैनल और हिंदी में बोले माध्यम द्वारा। ये माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा हम सूचना भेजी जाती है। तो यहाँ पे आएगा बच्चा माध्यम आएगा। प्रश्न नंबर 18, 2 से अधिक लोगों के बीच संचार डैश कहलाता है? तो वो आपके पारस्परिक संचार कहलाता है। 2 से अधिक है ना बच्चा? हाँ 2 से अधिक तो हो गया होगा समूह संचार कहलाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आएगा समूह संचार कहलाता है। प्रश्न नंबर 19, खाद्य जल और डैश स्थायी विकास से संबंधित समस्या है? तो ये बच्चों आपके खाद्य जल और ऊर्जा स्थायी विकास से संबंधित समस्या है। प्रश्न नंबर 20, जैविक खेती में रासायनिक, यहाँ पे आएगा कीटनाशकों व उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो कीटनाशकों यहाँ पे आएगा आपके खाली स्थान यानी कि डैश वाली जगह पर। डैश का टीका लकवा मारने वाले वायरस से सुरक्षा देता है? तो आपके पोलियो का टीका पोलियो का टीका या पोलियो की दवा वो लकवा मारने की वायरस की सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 22, अस्पताल में लगने वाले संक्रमण को डैश संक्रमण कहा जाता है? तो वो आपके कह देते हैं आपके नोसोकोमिकल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड संक्रमण कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 23, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ डैश मिलाना चाहिए? तो नहीं मिलाना चाहिए बच्चों, यहाँ आएगा नहीं मिलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं, घरेलू कचरे के लिए डैश रंग का बैग इस्तेमाल करना चाहिए? ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ है, तो इसका होगा काला। ऊपर आपने किया है प्रश्न अभी। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। फंक्शन कीज़ किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चा बताओ फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है?
तो फंक्शन की पहले हम बताएंगे कितने की होती है। फंक्शन की हमेशा F1 से लेके F12 तक होती है। तो कोई बात नहीं, हम आंसर बुक में देखेंगे अच्छे से कैसे लिखना है अपन को। ठीक है मेरे बच्चा। फंक्शन की कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद वे विशेष कुंजियाँ होती है जिन पर F1 से लेकर F12 तक अंकित होता है। इसका उपयोग किसी विशेष कार्य को जल्दी से करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी प्रोग्राम में मदद यानी कि हेल्प खोलने के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं। किसी विशेष फंक्शन को निष्पादित करना, ये 12 प्रकार की होती है जो F1 से शुरू होकर F12 पर समाप्त होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपके दूसरे पर, यानी कि 26 नंबर प्रश्न पर। कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को लिखिए। तो हम लिखेंगे प्रक्रिया क्या है। देखो, कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, जिनका मुख्य चरण निम्नलिखित है। देखो, पहले पावर ऑन, सबसे पहले कंप्यूटर और मॉनिटर की पावर केबल को बिजली के सॉकेट से जोड़कर मेन पावर ऑन करें। फिर सिस्टम यूनिट बटन, इसके बाद सिस्टम यूनिट यानी कि CPU कैबिनेट में मौजूद पावर बटन दबाएं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें फिर लोड होता है, और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ आपके क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, लोड करना शुरू कर देता है। और प्रक्रिया पूरी होने पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, मुंह के द्वारा दवा देने के फायदों को लिखिए। तो देखो, मुंह के द्वारा जिसे हम ओरल रूट भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरल रूट। ठीक है, दवा देने के मुख्य फायदे क्या क्या है। देखो, ये दवा देने का सबसे सरल है और सुरक्षित और सबसे सुविधाजनक तरीका है। इसके लिए किसी विशेष उपकरण या प्रशिक्षित कर्मी की आवश्यकता नहीं होती। अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो वो अपन को किसी कंपाउंडर से, किसी नर्स से या किसी डॉक्टर से हम सहायता लेते हैं, जबकि मुंह से जो हम दवा लेते हैं वो हम सेल्फ लेते हैं, अपने आप लेते हैं खुद ही। ठीक है, स्वयं। ये आमतौर में सबसे कम महंगा तरीका है। इसे रोगी स्वयं भी ले सकता है और जिससे आत्म प्रशासन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभव हो जाता है। ओके मेरे बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। दो मुख्य प्रकार के कैप्सूल की व्याख्या कीजिए। कोई भी दो मुख्य प्रकार के कैप्सूल हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। एक होता है आपकी हार्ड कैप्सूल, जिसका आवरण क्या होता है, हार्ड। एक होता है सॉफ्ट, जो हमने ऊपर करके आए हैं। ठीक है मेरे बच्चा, पहले पढ़ेंगे हार्ड आवरण यानी कि कठोर आवरण वाला कैप्सूल। ये दो हिस्सों से बना होता है, एक बड़ा हिस्सा जिसे बॉडी, एक छोटा हिस्सा जिसे कैप, जो इस पर फिट होता है। इसका उपयोग अक्सर सूखे पाउडर वाली दवाओं को भरने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं दूसरा, मुलायम आवरण वाला कैप्सूल यानी कि सॉफ्ट कवर्ड कैप्सूल। यह एकल सीलबंद आवरण वाला होता है और अक्सर इसमें तेल आधारित तरल पदार्थ, ऑयल बेस्ड लिक्विड्स या अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड्स दवाएं भरी जाती है। इनका आवरण अधिक लचीला होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बुकलेट से। बुजुर्गों की त्वचा तथा नाखून की देखभाल कैसे करोगे। तो कैसे करोगे अपने बड़े बुजुर्गों की त्वचा और नाखून की देखभाल। देखो, बुजुर्गों की त्वचा और नाखूनों की देखभाल निम्नलिखित कदम उठाएं। देखो, पहला क्या है, त्वचा की देखभाल। नियमित रूप से मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि वृद्धा अवस्था में त्वचा शुष्क हो जाती है। स्नान के लिए हल्के साबुन का उपयोग करें। त्वचा को जोर से रगड़ने से बचें। धूप से सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब नाखून की देखभाल देख लेते हैं मेरे बच्चा। नाखून की देखभाल, नाखून को सीधा काटें ताकि वे अंदर की ओर न बढ़ें। पैरों के नाखून को नरम करने के लिए उन्हें काटने से पहले गुनगुने पानी में भिगोएं। फिर नाखून या उसके आसपास किसी भी संक्रमण के संकेत पर ध्यान दें। ठीक है मेरे बच्चा, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 29। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 30 पे। क्वेश्चन बुकलेट से आपकी, प्रतिरक्षा प्रणाली किसे कहते हैं। बच्चे, ये सभी 1.5 नंबर के प्रश्न हैं, पूरा वीडियो देखना आप।
प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं हम, शरीर की वह जटिल प्रणाली है जो उसे रोगों और संक्रमणों से बचाती है। यह वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और अन्य बाहरी हानिकारक रोगजनकों को पहचानती है और उन पर हमला करती है। इसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज़ और लिम्फेटिक सिस्टम जैसे अंग शामिल होते हैं जो मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। अब चलते हैं मेरे बच्चा प्रश्न नंबर 31 पे। वैश्विक टीकाकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, वैश्विक टीकाकरण क्या है? वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसकी हम फुल फॉर्म ऊपर करके आए हैं, ये एक सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण के माध्यम से रोकथाम योग्य बीमारी से बचाना है। भारत में ये कार्यक्रम 1985 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य पोलियो, खसरा, तपेदिक यानी कि टीबी, डिप्थिया, टेटनस, काली खांसी जैसे प्रमुख बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीके उपलब्ध करवाना। तो ये वैश्विक टीकाकरण से हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं मेरे बच्चा। हाथ धोने की विधि लिखिए। तो हाथ धोने की विधि देखो बच्चा, हाथ धोने की सही विधि है प्रोसेस ऑफ हैंड वॉशिंग। संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण तरीका, गीला करें, हाथों को बहते हुए पानी से गीला करें, फिर दूसरा साबुन लगाए, पर्याप्त मात्रा में साबुन लगाएं, फिर 3 नंबर रगड़े, हथेलियों को आपस में रगड़ें, फिर हथेलियों को एक दूसरे हाथ के पीछे की सतह पर रगड़ें और उंगलियों के बीच के हिस्से को साफ करें। अंगूठे और उंगलियों के सिरे, अंगूठे व उंगलियों के सिरे को दूसरे हथेलियों से रगड़ें, धोएं, हाथों को साफ बहते पानी की तरह से धो लें, सुखाएं, साफ तौलिए व एयर ड्रायर से हाथों को सुखाएं। प्रश्न नंबर चलते हैं मेरे 33 पे सॉरी। ये बच्चा 2 नंबर का एक प्रश्न है और अथवा का मतलब दोनों में से एक करना होता है। उद्यमशीलता किसे कहते हैं? एक सफल उद्यमी के कौन कौन से गुण होते हैं समझाइए। बड़ा ही इजी प्रश्न है। देखो मेरे बच्चा, उद्यमशीलता क्या है पहले हम समझेंगे। जैसे मैंने प्रश्न लिखे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में करके आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे समझाओ उनको। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए। उद्यमशीलता किसे कहते हैं? एक सफल उद्यमी के गुण क्या कौन कौन से होते हैं? तो पहले उद्यमशीलता बताओ मेरे बच्चों। उद्यमशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिम लेता है या नए व्यवसाय शुरू करता है। ये किसी नए विचार या बाजार की आवश्यकताओं की पहचान करने, उसे विकसित करने और उससे लाभ कमाने की पूरी प्रक्रिया है। उद्यमी न केवल नए उत्पाद या सेवाएं बनाते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है सफल उद्यमी के गुण। एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित प्रमुख गुण होते हैं। पहला है आपके नवाचार और रचनात्मकता। एक सफल उद्यमी वही होता है जो इनोवेशन करता है, जो नई क्रिएटिविटी करता है, तो यानी उसमें एक नयापन लाना। सफल उद्यमी बाजार में अंतराल या समस्या को पहचानते हैं, उसे हल करने के लिए रचनात्मकता और नए समाधान यानी कि उत्पाद और सेवाएं लाते हैं। 2 नंबर इसका क्या गुण है? जोखिम लेने की क्षमता। हमेशा कोई उद्यमी कोई भी रिस्क तो लेता है तो उसमें वो उद्यम रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए व्यवसाय शुरू करने से, क्योंकि हर व्यवसाय में या तो हानि होती है या तो लाभ होता है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, लाभ या हानि, इससे अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तो वो जोखिम लेता है, हानि के होने की संभावना को रखते हुए भी वो जोखिम लेता है। तो उसमें वो क्या एबिलिटी है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। व्यवसाय शुरू करने में हमेशा जोखिम शामिल होता है। ये सफल उद्यमी सोच समझ कर जोखिम लेता है और संभावित असफलताओं के लिए तैयार रहता है। अगला है इसका गुण देखो, आत्मविश्वासी व दृढ़ संकल्प। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है एंड डिटर्मिनेशन होता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो रिस्क लेता है। ठीक है मेरे बच्चा, उन्हें अपने विचार और अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास होता है। वह चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। अगला गुण है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल होती है। अगर उसके पास एक टीम है
जिसके वो साथ में उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो डिसीज़न लेने यानी लीडरशिप उनको ट्रेन करने के लिए वो क्षमता भी इनमें होती है। उद्यमी को अपनी टीम को प्रेरित और निर्देशित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वह सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब लास्ट गुण 5 नंबर, दूरदर्शिता और योजना, विजन एंड प्लानिंग। उनके पास अपने व्यवसाय के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टि होती है और उसे दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए एक मजबूत कार्य योजना होती है। अब मेरे बच्चे, ये 2 नंबर का प्रश्न आप ऐसे लिखोगे तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं इसी की अथवा वाला क्वेश्चन। उद्यमी क्या हो, उद्यमी से आप क्या समझते हैं? एक उद्यमी समाज के लिए किस तरह अपना योगदान देता है? तो मेरे बच्चा देखो, उद्यमी देखो क्या है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी नए व्यवसाय, विचार या परियोजनाओं को व्यवस्थित और संचालित करता है। ऐसा करते समय वह अधिकांश जोखिम वहन करता है और लाभ की आशा रखता है। उद्यमी परिवर्तन का एजेंट होता है जो संसाधनों को एक साथ लाकर उन्हें अधिक उत्पादक और मूल्यवान बनाता है। आज समाज में उद्यमी का क्या योगदान है? देखो, एक उद्यमी निम्नलिखित तरीकों से समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला क्या करता है, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करोगे तो आप किसी को काम पे रखोगे, तो आपने क्या किया? रोजगार सृजन किया। ठीक है। राष्ट्र की आय में आपने क्या की? वृद्धि की। तीसरा, नवाचार को क्या दिया आपने? बढ़ावा दिया। सामाजिक समस्याओं का क्या किया आपने? समाधान किया। तो ये बच्चों, आप ये चीज़ें कर रहे हो, समाज को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। तो अब एक ही पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चा। ठीक है। कोई वीडियो पूरी देखनी वीडियो, क्योंकि प्रश्न जो मैं लिखा रहा हूँ मेरे को पता है ना, वो प्रश्न वही रिपीट होंगे। तो देखो, रोजगार सृजन में भी क्या होता है, एक नए व्यवसाय शुरू करके उद्यमी न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नौकरी के अवसर पैदा करता है, जिससे बेरोजगारी कम होती है। फिर अगला है राष्ट्र की आय में वृद्धि। उद्यमी नए उत्पाद और सेवाओं को उत्पादन करते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है और देश की आय बढ़ती है। फिर अगला है नवाचार को बढ़ावा, जिसे प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। उद्यमी नए तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को पेश करते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और समाज में उन्नत समाधान मिलते हैं। फिर अगला है सामाजिक समस्याओं का समाधान, सॉल्विंग सोशल प्रोग्राम्स। एक उद्यमी ऐसे व्यवसाय स्थापित करते हैं जो पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होते हैं। फिर अगला है 5 नंबर, समुदाय विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। उद्यमी अक्सर अपने व्यवसाय को विशिष्ट क्षेत्रों में स्थापित करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा व अन्य सुविधाएं का विकास होता है। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? वृद्धावस्था क्या है? आयु के साथ होने वाले सभी मानसिक परिवर्तनों को समझाइए। तो ये अवस्था अब आपको समझते हैं, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं। ये क्या है? देखो, वृद्धावस्था जीवन चक्र का अंतिम चरण है, जो आमतौर पर 60 या 65 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। यह वह अवधि है जिसमें मानव शरीर और मन में जैविक, बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इस चरण की विशेषता शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में क्रमिक कमी आना। आयु के साथ होने वाले मानसिक परिवर्तन। आयु के साथ मस्तिष्क में मानसिक कार्यों में कई परिवर्तन होते हैं। तो पहला देखो क्या है? संज्ञानात्मकता, गति धीमी होना। सूचना संसाधित प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने की गति धीमी हो जाती है। बुजुर्गों को नए कौशल सीखने व जटिल समस्याओं को तेज़ी से हल करने की अधिक समय लग सकता है। 2 नंबर, स्मृति में परिवर्तन, चेंजेस इन मेमोरी। नई जानकारी याद रखने, लघुकालिक स्मृति व क्षमता अक्सर कम हो जाती है। हालांकि पुरानी यादें दीर्घकालिक स्मृति अक्सर बरकरार रहती है, यानी उनकी मेमोरी की बात हो रही है बच्चा। ठीक है।
फिर 3 नंबर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ। वृद्धावस्था में कई विकर्षणों के बीच ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता घट सकती है। फिर है 4 नंबर भावनात्मकता व्यक्तित्व परिवर्तन। कुछ बुजुर्ग अधिक चिंता, अवसाद या अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं, खासकर सामाजिक अलगाव या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण। कुछ व्यक्तित्व अधिक कठोर हो सकता है, जबकि कुछ अन्य शांत और संतुष्ट हो जाते हैं। फिर है 5 नंबर बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी। किस्टिकलित ये बुद्धिमत्ता जिसे ज्ञान और अनुभव अक्सर बनी रहती है और या सुधर भी जाती है। फिर है तरल बुद्धिमत्ता अमूर्त तर्क व समस्याओं का समाधान में सामान्य तौर पर कमी आती है। तो ये बच्चों हमने किया पर का बुजुर्ग वाला क्वेश्चन। इसी के साथ में है बुजुर्ग व्यक्ति की सुरक्षा तथा संरक्षा संबंधी आवश्यकता क्या क्या है, समझाइए। तो मेरे बच्चे देखो, बुजुर्ग व्यक्ति की सुरक्षा तथा संरक्षण संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या है, समझाइए। तो पहले देखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति की सुरक्षा संरक्षण संबंधी आवश्यकताएं। वृद्धावस्था में शारीरिक संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी के कारण बुजुर्ग को विशेष सुरक्षा या संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो पहला आता है आपके शारीरिक सुरक्षा, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल सेफ्टी। गिरने से बचा। बुजुर्गों में संतुलन बिगड़ने और हड्डियों के कमज़ोर होने के कारण गिरने का खतरा अधिक होता है, इसलिए घर में रेलिंग, नॉन स्लिप फर्श और रात में पर्याप्त रोशनी आवश्यक है। दवा सुरक्षा। उन्हें उनकी दवाएं सही मात्रा और सही समय पर दी जाएं और दवाओं की निगरानी की जाए ताकि किसी भी गलती से बचा जा सके। इसी में आग और दुर्घटना, उन्हें रसोई व अन्य खतरनाक उपकरणों के उपयोग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर इसी का 2 नंबर है वित्तीय सुरक्षा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उन्हें धोखाधड़ी या वित्तीय शोषण से बचाने की आवश्यकता है। उनकी पेंशन और बचत को सुरक्षित और सही तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। फिर 3 नंबर शोषण से संरक्षण। उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। फिर है परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वालों द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही, दुर्व्यवहार पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यक है। फिर 4 नंबर पॉइंट है स्वास्थ्य सुरक्षा हेल्थ सिक्योरिटी। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को नियमित निगरानी और तत्काल चिकित्सा सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उन्हें संक्रमण और बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे मेरे बच्चा। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? एक सफल व्यायाम के लिए क्या क्या अभ्यास करने चाहिए? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो देखो, अच्छा स्वास्थ्य क्या है, जिसे हम गुड हेल्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण अवस्था है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर को ठीक से कार्य करना, बीमारी से मुक्त होना और ऊर्जावान महसूस कराना। मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक रूप से स्थिर होना, तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और जीवन का आनंद लेने में सक्षम होना। फिर है सामाजिक स्वास्थ्य, परिवार, दोस्तों और समुदायों के साथ स्वस्थ और संतोषजनक संबंध बनाए रखना। एक सफल व्यायाम वर्कआउट के लिए आवश्यक अभ्यास देखो, एक सफल और प्रभावी वर्कआउट के लिए निम्नलिखित प्रकार के अभ्यासों को शामिल करना चाहिए। तो पहला है आपके वार्म अप। व्यायाम शुरू करने से पहले, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, ओके बच्चा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। व्यायाम शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट तक हल्के एरोबिक्स अभ्यास करें, जैसे कि जॉगिंग, कूदना करें। ये मांसपेशियों को तैयार करता है, चोट के जोखिम को कम करता है और हृदय की गति को धीरे धीरे बढ़ाता है। अगला है एरोबिक व्यायाम या कार्डियो। ये व्यायाम हृदय और फेफड़ों को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, तेज चलना। इन्हें सप्ताह में अधिकांश दिनों में करना चाहिए, जिससे आपको कार्डियो और एरोबिक एक्सरसाइज बन जाती है।
इसी के अंदर 3 नंबर शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत और हड्डियों को घना बनाते हैं। उदाहरण पर वजन उठाना, प्रतिरोधक बैंड का उपयोग करना, पुशअप्स, स्क्वाट्स। इन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार करना चाहिए। 4 नंबर लचीला व संतुलन अभ्यास। ये शरीर की गति को सीमा बढ़ाते हैं और गिरने के जोखिम को कम करते हैं। उदाहरण में योग, स्ट्रेचिंग, ताई ची जो ये। अगला लास्ट है कूल डाउन। वर्कआउट के अंत में 5 से 10 मिनट तक हल्के स्ट्रेचिंग अभ्यास करें। ये हृदय गति को धीरे धीरे सामान्य करता है और मांसपेशियों में दर्द को कम करता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, वो हम पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन बुकलेट से। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? एक व्यक्ति को कैसे व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए? तो देखो बच्चों, क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता? पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि आपको खुद को स्वच्छ रहना है, तो वो सारी व्यक्तिगत स्वच्छता होगी बच्चा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया, आंसर आपको आ गया, बस सीधी सी बात है। व्यक्तिगत स्वच्छता उन सभी अभ्यासों और आदतों से संदर्भित करती है जिन्हें एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए करता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने और रोगाणुओं को दूर रखने से संबंधित है। एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए? तो एक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रमुख तरीकों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हाथों की स्वच्छता, जिसे बोलते हैं हैंड हाइजीन। खाना खाने से पहले और बाद में शौचालय का उपयोग करने के बाद और खांसने और छींकने के बाद साबुन या पानी से हाथ धोएं। शरीर की स्वच्छता, प्रतिदिन स्नान करें ताकि शरीर में पसीना, मृत त्वचा कोशिकाएं व गंदगी हट जाए और साफ कपड़े पहने। फिर है आपकी मुख की स्वच्छता, जिसे बोलते हैं ओरल हाइजीन। दिन में 2 बार ब्रश करें और फ्लोस का उपयोग करें ताकि कैविटी या मसूड़ों की बीमारियों से रोका जा सके। फिर है आपके नाखून और बाल। नाखूनों को छोटा और साफ रखें क्योंकि उनके नीचे गंदगी और रोगाणु जमा हो जाते हैं। बालों को नियमित रूप से धोएं। फिर 5 नंबर खांसी और छींकने का शिष्टाचार। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को कोनी व टिश्यू से ढकें ताकि रोगाणुओं का प्रसार रोका जा सके। तो बच्चा, ये आज हमने लास्ट का भी अपना ऐसे वाला प्रश्न कर लिया है, तो सभी पे क्वेश्चन हमने सोल्यूशन देख लिया बच्चों। ये आपके 2025 में एग्जाम हुआ था स्वास्थ्य एवं देखभाल का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि आपको पता है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।